गिव अस योर इंट्रोडक्शन। मेरा नीट का रैंक एक्चुअली ऑल इंडिया 124 था। मैं अभी भुवनेश्वर में रहता हूँ और मैंने कोचिंग लिया था यही आकाश से। अच्छा, तो आकाश से तुमने कोचिंग कब से स्टार्ट किया था? वो क्लास 10 से ही शुरू किया था। क्लास 10 से। हम्म। तो एक ये होता है ना, लाइक सूरज के लोगों को कुछ मोटिवेशन आता है, एक स्पार्क इन देयर लाइफ जिससे मन करता है नीट के लिए प्रिपेयर करने का। तो हाँ, क्या व्हाट वाज दैट इन योर लाइफ जिससे तुम्हें एकदम से अंदर से मन आया कि यू शुड प्रिपेयर फॉर नीट? एक्चुअली ये मैं दो चीज थे जिसके वजह से मुझे ये मोटिवेशन आया। एक तो मेरे स्कूल के टीचर्स, मतलब क्लास 10 से पहले जब मैं था तभी स्कूल के टीचर्स जैसे पढ़ा रहे थे, वो एक्चुअली एक पहले डॉक्टर थे, बाद में प्रोफेसर बने थे, एक टीचर मेरे। उनसे मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। और एक ये, जब मैं अपने आई टेस्ट के लिए जाता था, वो डॉक्टर को जब देखता था उनसे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, जैसे वो काम करते थे एक्चुअली। काफी मतलब काफी एजेड लोगों से मोटिवेशन लिया है तुमने, बट ठीक है। एंड ये बताओ कि जब तुमने 10 से लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मतलब हाँ, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की है, क्या क्या फियर्स और चैलेंजेस आए। हाँ, देखेंगे तो क्लास 10 से पहले मैंने आकाश का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें अच्छे से बहुत अच्छा रैंक रहा था, जिससे मुझे आकाश ने फ्री, ये पूरा फ्री में ले लिया था। और बाकी क्लास 11th में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उसका कोर्स क्लास 10 के मुकाबले बहुत ज़्यादा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही चैप्टर्स का वॉल्यूम था। और क्या वो अ, ये क्लास 10 तक हम ये रिटन एग्जाम दे रहे थे। क्लास 11 के बाद से कॉम्पिटिटिव का प्रैक्टिस किया, तो वो एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस किया, तो वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम पहले पहले आया था। बाकी क्लास 12 तक आते आते वो सब सॉर्ट आउट हो गया। मतलब क्लास 12th में लाइक चैलेंजेस कम थे कंपेयर टू 11, राइट? क्लास 11 के कंपेयर से कम थे। वैसे क्लास 12 का तो मेजर चैलेंज था ये कोरोना, कोविड-19, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास करना पड़ा था। और अभी के तरह ही वही ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है कि नहीं, या उसमें ज्यादा डिपेंड करेगा। ये हाँ, ये चैलेंजेस तो आए थे। हाँ, वो तभी नेटवर्क अच्छा रह गया उतना, अच्छी बात है, वरना नेटवर्क अच्छा नहीं होता तो और कहीं होता, उतना ही बोलता हूँ। तो तुम लाइक आकाश कॉलेज में कोचिंग अटेंड की, तुम अपने होम टाउन से की या कहीं गए थे तुम पढ़ने? नहीं नहीं, मैं होम टाउन से ही किया हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा है। तो अगर होम टाउन से रहे हो तो लाइक कांस्टेंट पेरेंट्स और फ्रेंड्स रहे होंगे साथ में, तो हाउ वाज देयर सपोर्ट क्रूशियल टू योर जर्नी? लाइक उनके सपोर्ट ने कैसे हेल्प किया तुमको? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं बोलूँगा कि वो ये जो मार्क्स रहा है, मैं अपने वजह से नहीं, उनके वजह से रखा हूँ, खास करके अपने पेरेंट्स के वजह से। क्योंकि जब भी जो भी ज़रूरत होता है वो बोलेंगे कि यहाँ से मत हिलो, तुम पढ़ो, मैं कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स भी बहुत मोटिवेटिंग थे। जब अगर एक आध एग्जाम खराब भी चला गया तो वो बोलते थे, ए देखो, हमारा भी खराब हुआ है, ये अगली बार अच्छे से करेंगे। हाँ, अच्छा है, लाइक तुम चीजें पॉजिटिव वे में ले रहे हो। हाँ, लाइक आई एम पॉजिटिव नॉट श्योर में। कि मैं उसे लेता मोटिवेशन जैसा या नहीं। अच्छा है। एंड जैसे तुम 10 से अगर पढ़ाई स्टार्ट की तो हर बात ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट मोटिवेटेड रहो, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हैप्पी और सैड फेजेस हाँ, वो आए होंगे, तो उनके आए बारे में हैं। बताओ थोड़ा हमें। अ, मैं वो बोलना चाहूँगा, ये एक्चुअली एक आकाश का एग्ज़ाम था, वो दे रहा था। नॉर्मली मेरा 650 660 रहता था, लेकिन एक आध बार वो एक्चुअली क्लास 11th की ही बात है, तभी जब थर्मोडायनामिक्स ये फिजिक्स में पढ़ा है। वो चैप्टर वैसे भी एक टफ चैप्टर था, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन डाल दिए वो, इसलिए एक साथ मेरा 650 से 560 को मार्क्स चला गया था।
वो मेरा एक बहुत बड़ा सेटबैक की तरह मुझे लगा था। और उसमें पूरा 2 दिन तक सोचता रह गया, इतना कम मेरा क्यों मार्क्स रह गया। वो अच्छी बात थी, वही जो बोल रहा था, मेरे फ्रेंड्स बहुत मोटिवेट किए, बोले कि सबका मार्क्स कम रहा है तो तुम्हारा रैंक उस हिसाब से अच्छा है, इसलिए उन्होंने मुझे हेल्प किया उस हिसाब से। पेरेंट्स भी कोई डिमोटिवेट नहीं किए, वो बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, इसलिए वो एक बड़ा सेटबैक था। बाकी ये एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 वो एक्चुअली जब देना था, मतलब स्टेज 1 क्वालिफाई तो 10th से पहले कर गया था, और स्टेज 2 जब दे रहा था उसमें भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ आ गया था, इसलिए लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया, अलग बात है। लेकिन वो भी कुछ ज्यादा ही बड़ा, मतलब लास्ट मिनट तक पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। नहीं, ये तो रहता है, ये डाउट तो रहना चाहिए हाँ थोड़ा। थोड़ा डाउट इज गुड आई गेस। हाँ, वो तो है पूरा। सो लग रहा है कि लाइक जैसे तूने बताया ना कि 560 के बाद 2 दिन जैसे तुम्हारे कम मार्क्स आए तो 2 दिन पढ़ नहीं पाए, तो मतलब कुछ ठीक है, 2 दिन तुम्हारी ये हुआ, ये सब हुआ, तो तुम्हारी थ्रू आउट द जर्नी अगर तुम्हारे 650 मार्क्स आ रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजी होती होगी, अप्रोच होती होगी पढ़ाई के टुवर्ड्स। सो मैं ये नहीं थोड़ा बोला सा हूँ कि 650 मेरा हर वक्त आ रहा है, मतलब वो अच्छा। पहला सेटबैक था, उससे उसके बाद जो आए मुझे पता था मुझे क्या करना है एक्चुअली, हाँ हाँ, वही तो वही, बोलना चाहता हाँ हूँ। वही मेरा मानना था, लाइक आई वांट टू नो दैट स्ट्रेटेजी यू, लाइक योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज 2 साल के थ्रू आउट। वो एक्चुअली मैं वो पहली बार जब आया उसके बाद से ज्यादा कुछ पढ़ना छोड़ दिया, मतलब वो एनसीईआरटी में ही फोकस करने के लिए लग गया। बाकी जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ से पढ़ो वो पढ़ो इतना ऊपर तक पढ़ो, वो सब छोड़ दिया, पूरा एनसीईआरटी पे ही फोकस किया, ताकि मेरा ये, क्योंकि तब से ही पता था कि ये जो नीट है वहाँ पर एनसीईआरटी से बेस्ट ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखा। और बाकी जो भी बुक्स थे उन सबको, सच बोल रहा हूँ, एक ये बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया। सच बोल रहा हूँ, अच्छा, तो तुमने लाइक सूरज, एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी में पूरा फोकस। हेलो। मुझे एक बात पूछनी है कि अगर किसी बच्चे को क्लियर करना हो विदाउट कोचिंग तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि जो ये हमारा इनिशिएटिव है साथी आईटी पाल का, ये हाँ गवर्नमेंट उन बच्चों पे फोकस करना चाहती है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम्हारा कहना है हाँ कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा क्लियर कर सकता है एग्जाम? बहुत अच्छे से, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, मतलब सारे जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी खास करके है, उसका सारे लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इस मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये फ्रेज का मीनिंग क्या है, सबका पता होना चाहिए, खास करके बायोलॉजी में। और पता होना केमिस्ट्री का चाहिए मतलब बायो में पता होना चाहिए का क्या मतलब है? लाइन बाय लाइन कोई एग्जांपल दो। अभी मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली उसके अंदर हिडन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम सब क्या करते हैं, मेन चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली चैप्टर का वो समरी भी पढ़ना है, वो चैप्टर के सामने जो इंट्रोडक्शन दिया होता है वो सब हम जो छोड़ देते हैं, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन छिपे मिलते हैं। अच्छा एक्चुअली मुझे अभी तक 1-2 क्वेश्चन याद है जो मुझे मिले थे। अच्छा। और मतलब वो हेलो। या वी कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वो एक्चुअली अभी तक भी मुझे याद है, वो समरी और इसके अंदर से भी एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है, और जो सब बच्चे स्किप कर देते हैं और वहीं से उनका मार्क्स घट जाता है। तो 11th और 12th का अगर एनसीईआरटी हम पढ़ लें अच्छे से बायो का, तो हम बायो का पार्ट क्लियर कर सकते हैं नीट का। पूरा पूरा 100% श्योर। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मैं फिजिक्स के लिए तो यही बोलूंगा, उसके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, और सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ये करो फिर यो करो, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब जैसे
नीट में होता है ना 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करना है फिजिक्स का एटलीस्ट, वरना नहीं होगा टाइम, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है ना जो टाइम कमी हो जाता है, सब आ रहा होगा छोड़ देंगे, वही होता है। तो तुम फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करते थे? वो आकाश का लेता था, एलन का भी मॉड्यूल लिया था, और बाकी बहुत सारे जो मिलते हैं नेट में भी बहुत मिल जाते हैं, ये मॉक टेस्ट देता था, ऐसे में हो जाता था। लेकिन फिजिक्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जिसके पास कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है वो कैसे करे तैयारी? पूरे हमारा ना मेन फोकस बच्चों पे है जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो फ्री में कहीं पे बहुत साइट्स हैं ये नेट में जहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब ढूंढेंगे सर्च मारेंगे तो जल्दी ही मिल जाएंगे जो फ्री में क्वेश्चंस दे रहे होंगे, वहीं से प्रैक्टिस करने से भी फिजिक्स का हो जाएगा। मेन तो फिजिक्स को वही चाहिए। ऑलराइट, सो कोई चीज सूरज लाइक मुझे पूछता है कि जैसे इफ आई एम राइट नीट में ये होता है 30 30 45 लाइक 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री एंड 45 क्वेश्चंस फॉर बायो, राइट? नहीं 45 मेरे समय में तो वो 50 टोटल 200 क्वेश्चन कर दिए थे, जहाँ पर ये सब। हाँ, सो तुम्हारा वही पूछा मुझे, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी कि कैसे अप्रोच करते थे पेपर को, किस वे में, कौन सब्जेक्ट पहले कौन सा बाद में? मैं तो पहले बायो लेता था और ये टारगेट रखता था कि पहले आधे घंटे में बायो खत्म कर दूं। वैसे उतना में नहीं होता था, वो 45 मिनट्स लेता था, लेकिन टारगेट मेरा वही रहता था, और 45 मिनट्स में पूरा बायो खत्म करना था। फिर आधा घंटा लेता था केमिस्ट्री के लिए। जब 45 मिनट्स प्लस हाफ एन आवर हो गया हमारा, ये 1 आवर 50 मिनट्स, तो 1 आवर 45 मिनट्स पूरा बच गया। वहां पर से 1.5 घंटा अगर फिजिक्स भी लिया तो भी हमारे पास 15 मिनट एक्स्ट्रा रह जाएगा रिवाइज करने के लिए। तो वही मेरा स्ट्रेटेजी था। और सूरज, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करी आपने? फिजिक्स हो गया, बायो क्या? वो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, 3 टाइप के पोर्शन है। वो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पूरा फिजिक्स की तरह है, जहाँ पर प्रैक्टिस करने से ही होगा, और इनऑर्गेनिक जो है वो पूरा बायो की तरह है। वहाँ पर पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरा देखना है, और ऑर्गेनिक का दोनों जरूरी है, मतलब वो बीच बीच का है थोड़ा। एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब सिर्फ पढ़ देने से नहीं होगा ऑर्गेनिक। मैं वही बोल रहा हूँ। हेलो। सो जैसे केमिस्ट्री का तुम बोले तो फिजिकल का तुमने बता दिया, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, आई गेस तुमने उसके लिए एनसीईआरटी रेफर की होगी। हाँ, पूरा एनसीईआरटी अगेन लाइक वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन, पूरा लाइन बाय लाइन, क्योंकि उसका वैल्यूज जो होता है वो एनसीईआरटी से ही पूछता है। वहां पर भी पूरा लाइन बाय लाइन पूछता है, इसलिए लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, पूरा बायो की तरह। एक और ठीक है, लाइक आई एम एक चीज बता लाइक जनरल, लाइक जो मैम भी बार पूछ रही कि व्हाट डू थिंक कि तुम्हारी इस पूरी लाइक जर्नी थ्रू आउट 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हो तो सेल्फ स्टडी ने कितना रोल प्ले किया है? सेल्फ स्टडी, वाओ, उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब जो जितना कोचिंग लेता है उससे कुछ फायदा नहीं होता है। मैं जब सेल्फ स्टडी के लिए बैठता था, यानी या फिर प्रैक्टिस करूंगा या फिर वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ूंगा, और फिजिक्स को भी रीडिंग की जरूरत है, इसलिए वो भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सब जब पढ़ता हूँ वहीं से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसका भी तो जरूरी है ना, गलत क्यों हुआ वो क्वेश्चन, वो जानने से ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मतलब वो एक टाइप का ट्रिक है। सूरज, तुम कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे रोजाना? देखेंगे तो मेरा क्लास था 7 आवर्स, उसके अलावा छोड़कर, क्लास को छोड़कर भी 5 to 6 आवर्स हो जाते थे, उससे ज्यादा होते थे। हेल्थ के लिए तुम क्या करते थे?
जनरली बच्चे जो है वो घर में ही बैठे रहते हैं. डू यू यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले? कुछ करते थे या नहीं? ऑफ कोर्स खेलने की जरूरी है. वैसे क्लास 12 में मेरा सब कुछ बंद हो गया, वो कोविड-19 अलग बात है. लेकिन भी क्लास 12 में मैं अपना वो हॉबी था चेस खेलना, उसे नहीं छोड़ा ताकि माइंड का रिफ्रेशमेंट हो जाए. जैसे सारा एग्जाम जो अगर जैसे एग्जाम प्रैक्टिस करता था कि 3 घंटे के लिए बैठ गया और दे रहा था, फिर सारे एग्जाम के बाद खुद 1-2 मैच चेस का खेल देता था ताकि मेरा माइंड शांत हो जाए. फिर चेक करता था जो गलती है कि नहीं, उससे ज्यादा माइंड शांत हो जाता था और अच्छा लगता था. मुझे कुछ बच्चे मिले यहाँ पर जिनसे मैंने बात करी, वो कहते हैं जब हम पेपर देते थे तो घर में सबको कहते थे शोर नहीं मचना चाहिए, फोन बंद कर, ये कर दो. Were you used to do like this? ऐसा करते थे तुम? नहीं, वो एक रूम में अपने आप को लॉक कर देता था, बस हो गया, मेरा उतना काम हो गया. हो गया. अब जैसे एम्स में एडमिशन ले लिया, राइट? तो हाउ डू यू फीलिंग इट? इज इट नाइस? इतनी मेहनत करी, 2 साल तक इतना पढ़े. हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वैसे बच्चों को बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कोर्स है उसके बारे में. हाँ, वो ज्यादा है, वो बोलना नहीं चाहूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा है. मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अभी तुम्हें ऑलरेडी और मेहनत करनी है, फिर तुम डॉक्टर बनोगे. तुम किस चीज के डॉक्टर बनना चाहते हो? मैं एक्चुअली आई वांट टू बिकम अ सर्जन. हाँ, वो तो मैं समझ गई. किस चीज का सर्जन? स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो? वो अब तक सोचा नहीं हो, अपना जहाँ पर भी रहेगा अच्छा वही ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो तुम्हारे वो हैं बैचमेट्स हैं, did they did the same thing? सब इतनी मेहनत करके आए? सब मुझे ज्यादा मेहनत करके आए हैं, मैं वही बोलूंगा. तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जैसे प्रोफेसर ने बोला कि कौन अपनी क्लास का टॉपर है, तो पूरी क्लास ही खड़ी हो गई. डिस्ट्रिक्ट का टॉपर कौन है? फर्स्ट टर्म में सबकी बुरी हालत होती है. तो एम्स में कैसा है? हाउ इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म में सबके मार्क्स कैसे? फर्स्ट टर्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ मंथली टेस्ट ही हुआ है. अच्छा, तो तुम्हारा टर्म सिस्टम नहीं है एम्स में? नहीं है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ. वो ये जून और जुलाई में है. अच्छा, वन ईयर इज नॉट स्पेसिफिक, एक ईयर में खत्म हो, ज्यादा चल सकता है. हाँ, व्हाट? नीट मेडिकल में होता है ना कि तुम्हारा 1 साल कंफर्म नहीं है, 1 साल में खत्म हो जाए. बैड टाइम ज्यादा खिंच जाता है. तो अभी तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं फिनिश हुआ है? नहीं, एक्चुअली हमारा ये सितंबर में परीक्षा हुआ था, लेकिन हम ज्वाइन किए ये फरवरी 28 को, मतलब मार्च हो गया था ज्वाइन करते. अच्छा, मतलब तक 2 ही महीने हुए हैं. अच्छा. तो हाउ वाज योर टेस्ट नाउ? मंथली टेस्ट कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक जा रहे हैं अब तक. तो अच्छा ही रहा है, अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक रहा है. तो अभी तक कुछ प्रैक्टिकल किया? कुछ सीनियर्स ने रैगिंग करी है, लेके गए तुम्हें डेड बॉडी के बीच में? मैंने सुना है बच्चे बेहोश हो जाते हैं. एनी एक्सपीरियंस? ब्लड नहीं, बेहोश कोई नहीं हुआ होते हैं. वो डेड बॉडी के बीच में तो सब गए हैं. वो रोज उनका मतलब एक कैडेवर डिसेक्शन का हमारा एक है वो टर्म. 2 घंटे के लिए होता है हर रोज, लेकिन बेहोश कोई नहीं हुआ है. जैसे सबको लगता है कि कैडेवर को देख के कोई ना कोई बेहोश हो जाएगा, वैसे कोई नहीं हुआ है. वॉमिटिंग वगैरह किसी को नहीं हुई? एवरीबॉडी स्ट्रांग? नहीं. तो बैच में लड़कियां नहीं है तुम्हारी कोई? हाँ, है, कोई भी नहीं. So you have a strong batch with you. नहीं, एक्चुअली वो सबको लगता है कि देखने से बेहोश हो जाएंगे, लेकिन कोई होता नहीं है. अच्छा, मैंने तो सुना स्मेल बहुत पंजेंट होती है, लाइक. हाँ, वो तो फॉर्मालिन है ना, फॉर्मालिन का तो स्मेल रहेगा ही, लेकिन आदत पड़ जाएगी. तो अभी तक तुमने टच करी, कट किया है कुछ? हाँ. हो गया प्रैक्टिकल इतनी, मतलब इतने कम टाइम में?
वो पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे हमारा पहले फोरआर्म का डिसेक्शन किए, जहाँ से हम सारे नर्व्स को निकाले और मसल्स को देखे अंदर। फिर अभी हमारा ये लेग्स का चल रहा है। अच्छा, एनी अदर स्पेशल एक्सपीरियंस जब तुम्हें प्रैक्टिकल करते हुए हुआ हो, समथिंग जो तुमने सोचा नहीं हो, देखा, तो हाउ वाज इट? सबसे पहला तो यही है एनाटॉमी का डिसेक्शन। बाकी ये बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का, खास करके फिजियोलॉजी का बोलना चाहूंगा। पर पहले हमारा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है ना, इसलिए वहाँ पर हर रोज हमें एक वो बोलते हैं कि यहाँ से ब्लड निकालो अपना। मतलब वो ज्यादा डर लगता है सच बोले तो। एनाटॉमी का कैडेवर तो अभी हमारा दोस्त बन गया है, और फिजियोलॉजी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और स्टूडेंट पिन देते हैं। हाउ इज द रेशियो, गर्ल्स और बॉयज की रेशियो कैसी है तुम्हारे बैच में? देखिए तो 90 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। अच्छा, 1:3 का रेशियो हुआ। हाँ, राजपूत हमारे आईटी में तो नहीं है इतना 1:3, नहीं है ना? मेडिकल में ज्यादा गर्ल्स हैं। और हाउ आर योर टीचर्स देयर इन एम्स? आर दे गुड? दे आर नाइस एक्चुअली, बहुत अच्छे हैं। मतलब कुछ कोई टीचर्स डाउट क्लियर करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन मतलब करते नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स जितने बार भी पूछो वो बोल देते हैं। और हाउ आर द सीनियर्स? रैगिंग हुई तुम लोगों की? होती तो है, वो क्या बोलूंगा। बाकी बचा हुआ हूं, कैसे भी चल रही है। अच्छा, फर्स्ट भी बच नहीं पाओगे, पूरा खेलना पड़ेगा। तो तुमने केवल दिया था या जे भी दिया था? क्योंकि मैंने वो गौतम से सुना था। गौतम इज योर फ्रेंड आई थिंक। हाँ, गौतम दास तो, हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, उसी ने दिया था तुम्हारा रेफरेंस। सो वो कह रहा था कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बैच में जिन्होंने दोनों दिया था। हाँ, वो एक्चुअली मैं जेई मेंस दिया था, वो एडवांस का थोड़ा हाई लेवल था, नहीं दिया। तो जेई मेंस में क्या रैंक आई तुम्हारी? रैंक तो याद नहीं, परसेंटाइल याद है, वो 98.2 क्या है। अच्छा, वाओ, दैट्स नाइस। तो मैथ्स और बायो को साथ साथ कैसे मैनेज किया तुमने? वो अच्छा, वो एक्चुअली मैथ्स था, तभी ये चल रहा था ना, 12th का बोर्ड एग्जाम के आसपास था वो हम लोगों का। 12th का बोर्ड एग्जाम था, इसलिए मैंने मैथ्स के लिए भी थोड़ा ऑफ रखा था, यही एक्चुअली जेईई मेन के लिए, और इसलिए उसके लिए पढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया, बाकी जेईई मेंस में काम आ गया, और क्या। तो तुम आकाश में दोनों कोचिंग अटेंड करते थे या मैथ्स खुद करते थे? नहीं, वो आकाश में मैथ्स का कोचिंग नहीं था, मतलब जो था भी इतना खास नहीं था। वो अपना स्कूल से जितना सीख लिया था उससे हो गया। मतलब मैथ्स में मेरा ये परसेंटाइल अच्छा नहीं था, 90 परसेंटाइल ही था वो जेईई मेंस में। बाकी ये फिजिक्स से और केमिस्ट्री से बैलेंस कर दिया था। तो अब तुम्हारा मैसेज क्या होगा बच्चों के लिए जो खुद तैयारी करना चाहते हैं, जो कि गरीब हैं, जिनके पास इनका मटेरियल नहीं है? अगर तुम उनकी मेंटोरिंग करो तो तुम उन्हें क्या मैसेज दोगे कि वो नीट कैसे क्लियर कर सकते हैं? वैसे तो नीट के लिए बस एक ही मटेरियल चाहिए, वो है एनसीईआरटी। उतना पूरा काफी है नीट के लिए। अगर एनसीईआरटी का पूरा 11th-12th का बुक्स है तो हमारे पास, तो उतना बहुत है, बहुत ज्यादा है, और उनसे पूरा नीट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अच्छे से पढ़ना है, मतलब ऐसे नहीं कि बुक्स है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पूरा करना है। फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और बायो का तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बाकी उस दिन देखा जाएगा। अपने ऊपर पूरा विश्वास भी रखना है। और याद करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बायो को? बायो में इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं।
मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है बायो के टर्म्स देख के। सच बोले तो ये 12th और 11th में ज्यादा टर्म्स ही नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर ज्यादा होगी, जैसे हम लोगों का होता है ना, आसपास की चीजों का नाम ऑलमोस्ट सेम ही दिया जाता है, और एनसीईआरटी से बाहर का नाम कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है, और बहुत सारे एनसीईआरटी टेबल्स में लिखा भी होगा कि दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक मेमोरी कर्व होता है, तुम उसे फॉलो करते थे? फर्स्ट डे रिवीजन, थर्ड डे रिवीजन, फिर 7th डे रिवीजन? हाँ, अच्छे से वही फॉलो करके ही तो आया हूँ। तो ये तुम्हें किसने बताया मेमोरी कर्व के बारे में? वो एक्चुअली कोई एक टीचर बोले थे, मुझे अभी नाम ही नहीं याद है, लेकिन वो बोले थे, उसको फॉलो किया था, मेरा अच्छे से याद रहता। वैसे ये हर वक्त फॉलो करना मुश्किल काम है, क्योंकि वैसे नहीं होता है कि फर्स्ट डे करोगे फिर थर्ड डे तक भी याद रहेगा कि नहीं, लेकिन जो भी यानी क्लास में पढ़ाएंगे एटलीस्ट उस दिन कर देता था, और वो वीकेंड जो है वहां पर जो भी वो हफ्ता में हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर देता था, वैसे में ज्यादा याद रहेगा। एनसीईआरटी क्योंकि हम लोग तो सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वो मैं बोल रहा था कि हम लोग तो ये याद मतलब देख नहीं सकते ना कि ये थर्ड डे है, इस दिन हमारे 3 दिन पहले ही ये पढ़ाए थे, इसलिए मैं वैसे करता था कि जो भी क्लास में पढ़ा है उस दिन एक बार रिवाइज करता था, और वीकेंड में तो पूरा टाइम है हमारे पास, वो वीक का जो भी पढ़ाए थे सबको रिवाइज कर देता था, वैसे में ज्यादा याद रहेगा। और वैसे तुम अभी भी वही फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, और तुम मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? रात में पढ़ते थे या दिन में? जैसे गौतम तो मुझे बता रहा था कि मैं रात में 2 बजे तक पढ़ता था। हाँ, बहुत सारे हैं, वैसे मैं दोनों ट्राई किया था, मतलब क्लास 11 में मैं मॉर्निंग पर्सन था और क्लास 12 में नाइट पर्सन बन गया था। मैं दोनों ट्राई किया था कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, दोनों इफेक्टिव है, मतलब उससे कुछ है नहीं ऐसे कि मॉर्निंग में ही सबको याद रहता है, नाइट में सब जो है वो अपना आँख फुटा रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब दोनों ही इफेक्टिव मेथड्स हैं, अलग अलग वे में, तो पढ़ना है उतना। तो तुम एक बारी में कितनी देर की सिटिंग कर सकते हो? हाउ मच लॉन्ग कैन यू, तुम एक बारी में कितनी देर की सिटिंग कर सकते हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूंगा, हमारे एम्स भुवनेश्वर का एक रिसर्च है, वहाँ पर पता चला है कि कोई भी बच्चा 40 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकता है, मतलब वो एक रिसर्च है हमारे अपने टीचर से। हाँ। मैं खुद पर भी अभी ट्राई किया हूँ, वो पता चल गया है, बीच बीच में मतलब वो 40 मिनट होते होते बीच में मोबाइल आ ही जाता है 1-2 बार, इसलिए मैं मतलब वही 40 की 30 मिनट तक बैठ के बीच में एक रिफ्रेशमेंट ले, रिफ्रेशमेंट मतलब मेरा मोबाइल से मतलब नहीं है, उससे दूर रहूंगा, लेकिन रिफ्रेशमेंट मतलब थोड़ा घूम लूंगा बाहर, फिर से आकर बैठ जाऊंगा, वैसा करता था। और एग्जाम देना है तो तब 3 घंटे तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। पोमोडोरो टेक्निक भी है ना 25 मिनट्स वाली, हाँ 25 का, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। हाँ, मैं वही बोल रहा था, वही, हाँ वही मुझे उसने गौतम ने भी बताई थी, कि टोल्ड मी कि हम पोमोडोरो फॉलो करते थे। आर यू स्टिल इन टच विद योर फ्रेंड्स जो वहां थे आकाश में? कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे टच में है, वैसे देखेंगे तो गौतम से मेरा भाई टच में है वो, लेकिन डायरेक्टली अभी टच में नहीं हूँ ये गौतम से, लेकिन सोच रहा था कभी एक फोन करूंगा उससे। अच्छा, जब मेरा ये यू आर ट्विन ब्रदर्स? हाँ, यस यस यस। तुम दोनों ही नीट में हो? नहीं, वो जेई मेंस में, जेई एडवांस देकर वो आईटी खड़गपुर में। या ही इज इन आईटी खड़गपुर, ही टोल्ड मी। तुम्हारे मदर फादर मस्ट बी वेरी प्राउड, एक बच्चा एक चला गया, एक आईआईटी में चला गया। वो प्राउड तो बीच की फीलिंग थे, अब फिर से टेंशन है कि कब क्या होगा, अब सेमेस्टर कैसे क्लियर करोगे, वो तो हमेशा रहेगा। ये बात सच है, प्राउड स्टार्टिंग में
वो तो पेरेंट्स की नॉर्मल आदत है टेंशन होना, बट दे मस्ट बी रियली फीलिंग प्राउड। आप दोनों ने रियली, पर 2 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता था आपके पेरेंट्स के लिए? दोनों क्या? बचपन में मुश्किल होता था, बाकी जब हम बड़े हो गए तो हम एक दूसरे से कॉम्पिटिंग भी थोड़ा हो गया कि क्योंकि अगर कोई ज्यादा अच्छा मतलब एक आध एग्जाम में जैसे कर दिया, जैसे उसका थोड़ा 10th में मुझसे ज्यादा परसेंटेज आ गया था, मैं इससे कॉम्पिटिंग थोड़ा अपने आप को बढ़ाकर वो ये एनटीएससी और केवीपीआई में थोड़ा ज्यादा उससे रैंक ले आया। केवीपीआई में वो मुझसे रैंक ये ऐसे में ज्यादा लाया था, मैं उससे एसएक्स में ज्यादा लाया हूँ। फिर 12th में मेरा रैंक उससे ज्यादा रहा है। बाकी वैसे चलता गया कॉम्पिटिंग, कौन कितना अच्छा करेगा। तो वो तो वैसे पढ़ाई में बड़ी हेल्प रहती होगी, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ लो, डिस्कस हाँ, कर लो। उससे ही तो वो मेरा जेईई मेन उसकी वजह से ही हुआ है। उसने नहीं दिया नीट? He did not give? नहीं, वो बायोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा जैसे भी। बड़ा कौन सा है? लेकिन वो है वो ट्विन ब्रदर है ना। नहीं, डिफरेंस होता है ना कुछ टाइम का दोनों के बीच में, 1 मिनट। हाँ, वो मैं थोड़ा बड़ा हूँगा। तो तुमने दोनों चीजें ले ली, बायो और मैथ्स। वो मैथ्स को जस्ट ऐसे ही रखा था क्योंकि एक्चुअली मैथ्स रहते ही तो ये केवीपीआई पाकर मैं ये आईएससी ज्वाइन कर सकता था अगर चांस होता तो। मतलब आईएससी तो नहीं मिला, लेकिन आइजर पुणे तक मैं रह गया, वो रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन उसके लिए मैं रखा था मैथ्स। Now you will be making more money than him. वैसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छा करेगा तो वो मुझसे ऊपर जा सकता है। वो जल्दी पास आउट हो जाएगा। हाँ, वही सब बोलते हैं कि मैं जब तक पास करूंगा तब तक मेरा भाई सेटल हो चुका होगा और उसका अपना एक Generally it says 10 years it takes for a doctor. Yeah? 10 से ज्यादा लेगा इस बार। हाँ। But it was really nice, Suresh, talking to you. बाकी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम उस पे आपको बुलाएंगे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है? वो मैं बाद में डिस्कस कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज।